अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा अगर पेट आपका ठीक है ना, अगर आपका मैदा सही काम कर रहा है ना, तो आपकी बॉडी के जो बाकी तमाम तर ऑर्गन्स हैं ना, वो भी चंगे हंसते खेलते रहेंगे। और अगर आपकी मैदे की पकड़ हो जाए, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ खा लें या अपने गट का आप ख्याल ना रखें, तो वहाँ से बाकी बीमारियाँ जन्म लेना शुरू करती हैं। अब एक छोटी सी मिसाल है ये कि देखें, अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ आती है तो उसका भी कहीं ना कहीं दारोमदार आपकी गट हेल्थ से, यानी कि आपके मैदे से है। वैसे गट हेल्थ, इसकी डेफिनेशन बहुत वसी है और मुझे लगता है हम लोग अभी तक इसकी सही तरह से डेफिनेशन को समझ ही नहीं पाए कि भाई ये क्या है। पहले ज़माने में लोग हमेशा ये एम्फेसाइज करते थे बेटा कि घर का खाना होना चाहिए। एक उसमें रीज़न ये भी थी जो हम अपने बड़े बुजुर्गों को देते हैं कि भाई उस वक्त तो इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे। और आपको पता है, पहले मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत बुरा समझा करते थे कि अगर बहुत फ्रीक्वेंटली वो होटलों में जाके खाना खाते थे तो इसको मायूब समझा जाता था। खैर उसके बाद ऑप्शंस आना शुरू हुई और उसके बाद जब ऑप्शंस आई फिर तो ये सीन भी हो गया कि घर की ख़वातीन ने कहा कि हम घर में नहीं बनाएंगे, हम मंगवाएंगे खाना बाहर से। लेकिन बाहर का खाना क्या हेल्दी है? आपने देखा नहीं भी गुजरांवाला में कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ कि नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर के बच्चे जिन्होंने सालगिरह के दिन पर हम में से कितने लोग ये करते हैं, हम मंगवाते हैं सालगिरहों पे, घर में कोई स्पेशल ओकेजन हो तो हम कहते हैं कि क्यों घर में खाना बने, घर की औरतों को हम रेस्ट देते हैं और हम बाहर से खाना मंगवाते हैं। लेकिन जो बाहर से खाना आता है क्या वो सही भी खाना होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इतना अफसोसनाक वाक़या कि उनकी 3 बच्चों की डेथ हो गई। मतलब देखा नहीं जा रहा और दिल भी नहीं कर रहा कि भाई आइंदा किसी की सालगिरह भी हो तो हम भी खाना बाहर से मंगवाएं, क्योंकि वो इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की शक्लें देख के किसका दिल करता है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आपको पता है कि बाहर जो मसाले इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। हम बेकरी की एक चीज़ खा लें, अब कोशिश कर रही हूँ मैं जी डाइटिंग करने की, लेकिन मैं कभी बेकरी की कोई एक चीज़ खा लूँ सारा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरता है। मैं उसके मसाले डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और इसे मेरी बात नहीं, ये तमाम तो लोगों की, वो मेरे भाई जो बाहर जॉब करते हैं, वो ख़वातीन जो बाहर नौकरियां करती हैं, ऑफ कोर्स घर से अगर टिफ़िन बना के नहीं लेके गई वो बाहर से ही खाएंगी ना, वो बाहर से खाना उन्होंने लगवाया होगा। अब ये जो तमाम तर खाना हम खा रहे हैं उसका हमारे मैदे पे क्या कुछ असर है। मैं बाहर वाले खाने को बुरा नहीं कह रही, लेकिन भाई आपको पता है आप क्या खा रहे हैं। और दूसरी बात है, गट की हेल्थ को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। आज पूरे शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं चाहती नहीं भाई कि कोई बीमारी आपको छू के भी गुजरे, ये आपकी बहन बिल्कुल भी नहीं चाहती, और ना मैं खुद चाहती हूँ अपने बारे में कि मुझे कुछ हो, ठीक है ना, और ना छोटे बच्चों को। सो आपके गट हेल्थ नहीं है, ये हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, जिनकी जान कुर्बान करते हैं, उनकी गट हेल्थ का भी सवाल है। सो आपने देखा कि जो गट हेल्थ है वो और ज़्यादा मुतासर होती है जब वायरल डिजीज़ भी हमला कर देती हैं, और ऊपर से ये मानसून का मौसम है, और मानसून के मौसम में तो बहुत से जो लोग हैं वो पेट के अमराज की शिकायत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फैसल वसीम साहब जो कि गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा हमीद जनरल फिजिशियन हैं, सना असफर जो कि डाइटिशियन हैं, डॉक्टर बिल्किस शेख हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ गालिब आगा मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले, क्योंकि मैंने शुरू ही गट हेल्थ के हवाले से बात की और ये आज का हमारा शो भी गट हेल्थ के हवाले से ही है, डॉक्टर साहब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये हमारी गट हेल्थ है क्या? गट जो है वो ऑल्दो वर्ड एक है बट कॉन्स्टिट्यूट करता है बहुत सारी एरियाज़ को विद इन द ह्यूमन बॉडी। वो शुरू तो फूड पाइप से होती है, लेकिन फिर स्टमक इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और ये सारी चीज़ें मिला के दिस इज समथिंग लाइक 30 to 35 फीट ऑफ इंटेस्टाइन विद इन आवर बॉडी, जो कि हम जानते ही नहीं है। इट्स अ वेरी एक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर सिक्रीशंस हो रही होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और गट हेल्थ जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है GIT का, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, वो हेल्दी रहे, वो फंक्शन कर रहा हो। इसका फंक्शन ये होता है कि वो फ्लूइड सिक्रीट कर रहा हो, एंजाइम सिक्रीट कर रहा हो, खाना अब्जॉर्ब कर रहा हो और डाइजेशन करवा रहा हो। डॉक्टर बिल्किस, आप भी अक्सर शोज़ में जब बात करते हैं तो आप हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि आपकी गट हेल्थ, जब लोग कॉल भी करते हैं बच्चियों के वाले से परेशान होते हैं तो आप हमेशा गट हेल्थ के वाले से बात करती हैं, तो उसकी एक बड़ी रीज़न क्या है? देखिए, जैसे हमारा ब्रेन है ना, दिमाग है, तो हमारा दूसरा दिमाग हमारा गट है। B12 बन रहा होता है, गुड एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं, वो बैक्टीरिया जो बुरी चीज़ों से लड़ने में हमारी मदद करें। बैक्टीरिया 2 किस्म के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो गट में आपके अच्छे बैक्टीरिया तभी बनेंगे जब आप अच्छा खाएंगे।
जब आपने अपने अच्छे बैक्टीरिया ही मार देंगे तो फिर क्या होगा, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारी। और हम जैसे नेचुरोपैथ हैं, हम तो कहते हैं कि अगर पेट तंदुरुस्त तो दिमाग तंदुरुस्त। हर चीज़ हम कहते हैं कि मैदे से चल के जाती वो है। अक्सर हम देखते हैं ना कि मीम सी बनती हैं कि जी जो बड़े बुजुर्ग कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो कहते हैं जी खाया खराब सी तो उतार दूं गैस चढ़ गई, दिमाग तो गैस चढ़ गई। तो कहते हैं, दिमाग को गैस कैसे चढ़ सकती है? बिल्कुल। लेकिन वो उसमें ये बता रहे थे क्योंकि मैंने खाना सही नहीं खाया, बासी खाना खा लिया सी, तो उतारो मेरी गैस चढ़ गई बिल्कुल दिमाग को। ऐसा ही है। तो अगर आपका पेट सही तो आपका दिमाग सही, तो अगर आपका पेट सही, दिमाग सही, तो आपकी बॉडी सही। यानी कि अपने दिमाग आपने सही रखना हो तो फिर ज़रा इंसान के बच्चे बने और सही चीज़ें खाएं। अब ये बताएं, ये गट हेल्थ बच्चों में और बड़ों में कितनी मुख्तलिफ है? बिल्कुल देखिए, गट जैसे भी सर ने बताया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब बच्चों का ये होता है कि बड़े फिर थोड़े सोच समझ के खाना खा लेते हैं, बच्चों को जो मिल गया वो खा लिया। हाँ, ठीक है। या बच्चों को जो अब बच्चे जिस बात पे आमादा हो गए क्योंकि नहीं खा रहे होते, नहीं खा रहे। टिड्डे अच्छा, बहुत जालिम इसमें हैं। थोड़ा सा मधिया मैं कहूँगी बड़ों का भी कसूर है। हम शुरू से, मैं बार बार ये अपने दूसरे उसमें भी कहती रहती हूँ, देखिए बच्चों को नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं है। आपने उनको एजुकेट करना है कि ये बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स भी जाना चाहिए, प्रोटीन भी जाना चाहिए, हर चीज़ का प्रोपोर्शन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल आजकल मैं कहूँगी वो नूडल्स चल रहे हैं, बना के दे दिया आपने। अब जब बच्चे को आपने दे दिया, वो खाना किस पेट में खाएगा, है ना? तो इसी तरह आप या तो उसको उसका थोड़ा ऑल्टरनेट करें, उसको थोड़ा हेल्दी बना मुझे सकते वैसे हैं। हम आपने नूडल्स की बात की, हाँ, बहुत अच्छे की आपने हाँ, बात छेड़ी। हाँ। ये जो हमारे आजकल बच्चे बहुत शौक से नूडल्स हाँ। खाते हैं और माएँ भी बच्चों को हाँ। दे देती हैं, बच्चे क्यूट भी लगते हैं छोटे छोटे बच्चे नूडल्स हाँ। खाते हुए। ये नूडल्स बच्चों के लिए क्या हेल्दी है? और जैसे हम ये देख रहे थे कि ऑप्शन में ये भी क्या बच्चे को लंच बॉक्स में नूडल्स दे दें, हेल्दी ऑप्शन अच्छा, है? मुझे बताएं कैसे हेल्दी हो सकता है? एक तो ये फुल ऑफ कार्ब्स हैं, वो कोई उसमें प्रोटीन नहीं है, कोई उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। दूसरा ये है कि उसके अंदर जो उसका मसाला होता है, कभी आप टेस्ट करके देखें, इतना वो सॉल्टेड होता है। अगर हम बच्चों को शुरू से ही इतना सॉल्टेड देंगे तो मुझे बताएं उनकी ना गट हेल्थ अच्छी रहेगी ना उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हम उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा हो जाता है। तो बच्चे क्या होता है, उनको फिर उनका टेस्ट जो होता है वो उसी तरह से डेवलप होता है। उनको कहाँ सब्जियां, फ्रूट्स और दालें समझ में आएंगी। देखिए, वीक का जो टाइम टेबल बनना चाहिए ना, वो आपका हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और आप अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, हम एक अच्छे घराने का बच्चा लें और एक थोड़े से ऐसा जो कि अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, वो बच्चा हर चीज खा लेगा, लेकिन वो नखरे उन बच्चों के जरा ज्यादा होते हैं, जिसके बाद ऑप्शन ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ऑप्शंस नहीं दिए, जो पक्का है बेटा आपने वो ही खाना है। अच्छा, माँ भी तो बेचारी मजबूर हो जाती कि हाय बच्चा भूखा है। नहीं मदिया, मैं ये थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ करूंगी। देखिए, मजबूर क्या होना, हम भी मैं अब ये आजकल की जनरेशन कहती है आप अपना कंपैरिजन हमसे ना करें, ठीक है, नहीं करते। लेकिन मुझे ये बताएं, हम भी अपने माँ बाप के साथ एक जनरेशन गैप था ना, तो हमारे माँ बाप ने भी हमें कन्विंस किया। हम लोग थोड़े से हो गए अपने सर से कहते हैं कि उतार के रखो और जो बच्चा कह रहा है बना के दे दे। थोड़े से अपने, मुझे लगता है कि हम जेंजी से ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं, हमारी अपनी जनरेशन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के अंदर मुझे लगता है मसला है। मैं तो अपनी अंडरस्टैंड आपने क्या बात याद करा दी मुझे जहर लगता, लमिया आई एम सॉरी नहीं कहना चाहिए जहर वर्ड इज स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन मुझे बैंगन आलू बिल्कुल मुनासिब नहीं लगते थे। और मेरे बहन मेरे को बहुत पसंद थे, मैं थी गोश्तखोर बच्ची, तो जब बैंगन आलू पकते थे मेरी बहन में खुश होती थी, मैं कहती थी मुझे तो नहीं खाना, मुझे कुछ और दो। तो मेरी अम्मी कहती थी यही खाना है, आपने नहीं खाना आपने कमरे में चली जाओ। फिर वो किचन बंद कर देती थी। फिर मैं ही शाम को हाथ जोड़ जोड़ के कहती थी मुझे यही दे दो और मुझे भूख लग रही है। एक एग्जांपल दूं, मैंने जिंदगी में कभी करेले नहीं खाए। अच्छा, क्यों नहीं खाए? क्योंकि मैं नहीं खाती थी ना, मुझे ऑल्टरनेट, मुझे पता था मेरे मुंह को ये नहीं मिल जाएगा। अच्छा, ये चीज मैंने अपने बच्चों में रखी कि नहीं, जो पक्का है आपने वही खाना। मुझे बताएं हिकमत में मैदे को और गट हेल्थ को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है? हमारे यहाँ हिकमत में उम्मुल अमराज कहा गया है मैदे के इश्यूज़ को, कि मैदे का अगर इशू होगा तो वो बहुत सारी बीमारियों की माँ है, उम्मुल अमराज है। हमारे यहाँ अगर आज की रिसर्च की बात करूं तो डिफरेंट किस्म के जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं वो भी गट हेल्थ की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हम कहते हैं एच पायलरी हो गया या डिफरेंट किस्म के और ऐसे बैक्टीरियाज हो गए जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, जो कुछ जिस तरह डॉक्टर बिल्किस ने बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, तो बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो कि गुड बैक्टीरियाज हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैड बैक्टीरियाज में शुमार होती है। कॉन्स्टिपेशन, हज़म का निज़ाम, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो उतनी अच्छे तरीके से हमें असरअंदाज नहीं हो रहा, लग नहीं रहा, नॉर्मल जुमला अगर इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वेट लॉस करने के ख्वाहिशमंद होते हैं लेकिन वो गट हेल्थ की वजह से नहीं कर पा रहे होते।
फिर उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, लिवर एंजाइम्स बेसिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हिकमत में अगर आपका मैदा ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, कोई भी मर्ज़ हो, हम 90% मैदे की दवा उस दवाओं में ज़रूर शामिल करते हैं जो कि उनकी गट हेल्थ को बेहतर करे। मैं एक दवा दे रहा हूं जो असरअंदाज ही तब होगी जब उसकी गट हेल्थ बेहतर होगी, जब उसका निज़ाम इंतज़ाम बेहतर होगा। तो ऑब्वियसली मैदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, और मैदा हैप्पी तो सब हैप्पी। क्या ज़बरदस्त बात की, मैदा हैप्पी तो सब हैप्पी। और आप तो स्पेशली काम भी डाइट्स पे कहती हैं सना, तो मुझे आप बताएं कि हमारी डाइट जो है क्या वो इतनी अच्छी है कि वो हमें हेल्दी मैदा दे सके, हेल्दी हमारी गट रख सके? सो बेसिकली मदीहा, जो हम गट हेल्थ की जब बात करते हैं तो फाइबर का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जब हम अपने पेशेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक जनरल हाउस होल्ड में भी सैलेड का इंटेक नहीं है, बहुत कम है, कॉन्सेप्ट नहीं है, या कच्ची सब्जियां खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, या दही बहुत कम लोग ले रहे होते हैं। तो ये वो फाइबर, हमारे यहाँ तो मिक्स सब्जी भी पकती है तो उसको इतना पका देते हैं कि मत मार देते हैं, उसकी तो खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कच्ची सब्जियां खाएं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं बेसिकली। सो वाई फाइबर, बिकॉज फाइबर जाके फर्मेंट होगा गट में आपकी, और वो गुड बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करेगा। फिर फर्मेंटेड फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि आप चले सब छोड़ें, आप नहीं जाएं कीमची की तरफ जो हम सुनते रहते हैं, या कि फिर ग्रेन्यूल्स आए हुए वही दूध में डाल के पी जाएं तो उससे गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप सिंपल सिरके का अचार खाना शुरू करें बजाय तेल वाले अचार खाने के। तो वो जो फर्मेंट होती है ना, जाके प्याज डाल दें, गाजरें डाल दें, जो भी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। फिर फाइबर का इंटेक, यानी कि आपके घर में 90% हाउस होल्ड में सफ़ेद आटा इस्तेमाल हो रहा है, छना हुआ मैदा या फाइन आटा जिसको बोलते हैं। सो वही बात है कि फाइबर अगर नहीं जाएगा तो गट हेल्थ आपकी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इनफैक्ट इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, आए दिन प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, मैदे का इस्तेमाल, बेकरी के आइटम्स का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें आपकी गट हेल्थ को ख़राब करती हैं ओवर पीरियड ऑफ। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, जैसे भी डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि अगर आपका मैदा जो है वो खुश तो फिर आपका दिमाग खुश, और फिर जैसे गालिब ने भी बात ऐड की कि हमारी बहुत सारी जो वैसे नफ्सियाती भी जो चीज़ें हैं उनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन निकल आता है हमारी गट हेल्थ से। तो फिर साइंस इस बात को, मेडिकल साइंस कितना बैक करती है इस कॉन्सेप्ट को? सिग्निफिकेंटली बैक करती है। मेडिकल साइंस में, और डॉक्टर साहब भी मुझे इसमें आई थिंक एग्री करेंगी कि देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आते हैं हसास होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, एंड वी नो थ्रू साइंस एंड रिसर्च के इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक हाजमे और मैदे से है। सर्टन ट्रिगर फूड्स होते हैं, ट्रिगर फूड्स वो फूड्स होते हैं कि उसके खाने से अलामतें मैदे की बढ़ती हैं, पेट का फूलना, गैस, मैदे की बेकायदगी। और ये जो आपने थोड़ी देर पहले कहा ना यदि आप गैस सर को चढ़ती है, यू विल नॉट बिलीव व्हाट अ कॉमन सिम्टम दिस इज जब मरीज हमारे पास क्लिनिक में आता है। मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे कि एवरी सेकंड और थर्ड पेशेंट यही कह रहा होता है कि गैस चढ़ जाती है दिमाग में। कई सारे मरीज ये भी कहते हैं कि जिस्म को दबाते हैं तो गैस खारिज होती है, वेरियस सिम्टम्स होते हैं। मगर टू आंसर योर क्वेश्चन, गट हेल्थ और साइकोलॉजिकल डिजीज का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और इस मर्ज को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसको हम IBS नॉर्मल फाज में, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो आपको पता कैसे चलेगा डॉक्टर साहब, अगर मैं IBS के हवाले से बात भी करूं, लोग कैसे, उसके सिम्टम्स क्या हैं? कई सारे होते हैं। मैदे की बेकायदगी विच वुड मीन गैस का होना, पेट का फूलना खाने के बाद, एक बदहाजमे सी कैफियत महसूस होना खाने के बाद। बाज़ दफ़ा IBS लार्ज इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है, तो उसके अंदर कुछ लोगों को कब्ज़ हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एंड देन देयर इज अ मिक्स्ड कंपोनेंट, यानी कि कभी डायरिया कभी कब्ज़। सो ये कुछ अलामतों से होता है। एज फिजिशियंस हमारा एक काम ये भी होता है टू नॉट टू अज्यूम कि किसी को IBS है। कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कंफर्म किया जाता है, और अगर IBS होता है तो फिर उसका इलाज किया जाता है। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप किचन काउंटर की तरफ भी चले जाएं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी, अभी बकरा ईद गुजरी थी जी। सो बकरा ईद पे फिर जो केसेस काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि माशा से लोग गोश्त बहुत तो उनके खाते हैं, और हमारे यहाँ मसला यही है कि लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं। कितनी मिकदार में गोश्त खाना चाहिए लोगों को पता ही नहीं है, और जब टू मच गोश्त खा लेते हैं फिर वो गोश्त अंदर जाके बताता है। हाँ, वो लड़ाई हो जाती है इंसानी गोश्त और दूसरे गोश्त की। बिल्कुल। तो जरा इसका बताएं प्लीज। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये बात ज़रूर जहन में रखें कि एतदाल में हर चीज़ इज़ ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डू दैट। हम ओवरबोर्ड जब जाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ गोश्त नहीं होता, फिर वो उस गोश्त के अंदर स्पाइसेस भी होती हैं, वो तला हुआ भी जा रहा है, उसके साथ एडिड मिर्चें भी होती हैं। सो इट ऑल एड्स अप, और उसके बाद जो हाजमा, और फिर इस तरह के खाने हम नॉर्मली नहीं खा रहे होते, तो ऑल ऑफ अ सडन जब इस तरह का खाना आता है, बकरीद का आपने जिक्र किया,
तो फिर दैट इज़ व्हेन पेट का दर्द, एसिडिटी, उल्टियाँ, ये सब शुरू होता है। क्योंकि आप अपनी मशीनरी पे बहुत बोझ डाल देते हैं ना। जी। इसमें एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हम बारबेक्यू करते हैं ना, हमारा गोश्त सही से पका हुआ ही नहीं होता है, वो बड़ा कॉज करता है आपका पेट डिस्टर्ब करने के लिए। जब गोश्त ही पका हुआ नहीं होगा सही से, आप देखें घर में हमको इतने एक्सपर्ट नहीं होते, जल्दी जल्दी में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो गोश्त कच्चा था वो, तो वो जब गोश्त कच्चा होता है तो वो जाके और आपकी और मुसीबत खड़ा कर देता है। और उसके साथ एक और मसला ये भी हो जाता है कि हम फिर उसको खाते हैं नान के साथ, क्योंकि मज़ा नहीं आता ना, फिर वो मिर्चों वाली चटनियों के साथ खाते हैं। मैं डॉक्टर बिल्किस की तरफ जाऊंगी, लेकिन मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक। पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं डॉक्टर बिल्किस? वही मैं किमची बनाना बता रही हूँ। हाँ। जो प्री एंड प्रोबायोटिक, आप इसको खानों के साथ खाएं तो आपके खाने को हजम भी करेगा और आपका मैदा भी तंदुरुस्त रहेगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात कर रहे हैं कि अपनी गट हेल्थ को हेल्दी कैसे रखना है, और साथ में बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीजेस जो हैं इस मॉनसून के महीने फैली हुई हैं। फिर जो आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्विमिंग पूल जा रहे हैं, स्विमिंग पूल से वापस आ रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी इन्फेक्शंस अपने साथ लेके जा रहे हैं। नेगलेरिया का खौफ अभी भी हमारे सर पे मंडला रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो वायरल डिजीजेस हैं उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि भाई जब बारिश होती है ना, दिल करता है बाहर से जाके पकौड़े और समोसे खाएं। घर में नहीं बनाएंगे हम, जो बाहर से खाएंगे फिर वो जो मक्खियाँ उस पर भिनभिनाई हुई होती हैं, वो सारी भिनभिनाहट हमारे अंदर जाती है और फिर अपनी भिनभिनाहट लेके पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो ऐसा क्या करना है कि हमारी हेल्थ सही रहे, इसी वाले से बात करें। और डॉक्टर बिल्किस किमची बना रही हैं आज। जी, बंद गोभी का बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आम अल्फाज में बंद गोभी का अचार आपने बनाना है घर में 3 इंग्रेडिएंट से। आपने क्या करना है, बंद गोभी को पतला पतला जैसे यहाँ काट लिया है। जी जी। उसके बाद इसमें अगर 1 kg आपने बंद गोभी लिया है तो खुदारा धोइएगा नहीं। ऊपर वाला जिसका होता है ना, जैसे ऊपर से जो ऊपर वाले जो फॉल है, हाँ फॉल है, वो आप हटा के हाँ। और जो साइड वाला है वो कट कर दो। ठीक है। अगर इसमें आपने पानी मिलाया तो फिर ये खराब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो खराब पार्ट है ऊपर का वो हटा दीजिए। आपकी नाइफ बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए। आपका बर्तन स्टरलाइज होना चाहिए। आपके बर्तन स्टरलाइज का मतलब है साफ सुथरा होना चाहिए। गर्म पानी में धोने के बाद आप साफ कर लें। ठीक है। उसके बाद 1 kg में आपने 2 ग्राम नमक डालना है। पिंक सॉल्ट डालना है, कोई भी नमक हो आप डाल दीजिए। इसका तरीका ये होता है, उसके बाद आपने इसको मसलना होता है। अच्छी तरीके से आपने मसलना है ताकि नमक और जब बंद गोभी साथ मिल जाए तो उसका जो है थोड़ा सा बंद गोभी का पानी जो है निकल आए। उस वक्त तक आपने इसको मसलना है। जब आप इसको मसल रहे हो, उसका आपको लगे कि इसका वाटर निकल आया है, तो उसके बाद आप क्या करें, कोई भी जार ले लें और उसमें फिर आप इसको भर दें। अच्छी तरीके से भरने के बाद आप 2 सेब ले लें, उसका जूस निकाल लें, वो इसके ऊपर डाल दें और उसको ढकने के लिए भी बंद गोभी का 1 पत्ता ऊपर रख के और ढक के अपने किचन में रख दीजिए। 2 से 3 दिन में आपका प्री एंड प्रोबायोटिक जो आपके गुड बैक्टीरिया बनाने वाला अचार है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, मुझे कराची में एक मसला, हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जी। तो हम फिर इसको कैसे बचाएंगे उससे? कुछ भी नहीं, बस आप जब आप निकाल रहे हो ना, जी, जी। जो चम्मच इस्तेमाल करें जी, वो जी। लकड़ी का होना चाहिए। ओके। ठीक है। और क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि स्टील का चम्मच हम बेध्यानी में पानी वाला इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए। जब ये 7 दिन में बन जाता है तो जरूरी नहीं कि इतना बड़ा मर्तबान हो उसमें आप रखिए, छोटी छोटी उसमें डाल के जार से, रखें। ठीक है। और ये आप इतना बनाएं कि खत्म हो जाए। जब दोबारा से खत्म हो बना रहा हो तो लीजिए। दोबारा से बना लीजिए। ये इतना क्रंची, इतना मजे का बनता है कि हर कोई इसको खाने पसंद करता है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेड हो जाता है। जी। तो इसमें जो वो एक खटास आ जाती है और क्रंच आता है, वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, कुकीज़? नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ गट हेल्थ के लिए कि देखिए, गट हेल्थ के लिए हमें गुड बैक्टीरिया ही जो है ना, हम नेचुरोपैथी से गुड एंजाइम्स बने, गुड बैक्टीरिया बने, आपका लीवर बहुत अच्छा बने। इसीलिए हमारी नेचुरोपैथी में कहते हैं, क्योंकि अब साइंस भी ये कहती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुबह बहुत अच्छी हो रही होती है आपके मैदे में। तो हम इसीलिए हमेशा निहार पेट की बात करते थे।
पुराने हुक्मा भी कहते थे कि निहार पेट ये खा लो, जिगर सही रहेगा। तो अगर जिनको भी एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, और उनको हर वक्त ऐसा लगता है कि खाना मुंह को आ रहा है, या सेम पार्टिकल्स निकल जाते हैं बॉडी से, जैसे खाना खाया वैसे ही निकल जाते हैं, या IBS से कभी कब्ज रहता है, कभी लूज मोशन रहता है, तबीयत बोझल रहती है, गुस्सा बहुत आता है, तो उनके लिए है कि वो सुबह 2 कच्चे केले खा लिया करें। अच्छा, पके हुए केले नहीं, जितना केला कच्चा होगा उसमें प्री एंड प्रोबायोटिक अच्छा होगा। और इसके बारे में कहते हैं जैसे कि तेजाबियत भी दूर करता है, बहुत सारे लोगों को जो तेजाबियत की वजह से एक्नी होती है, मैंने जी। सुना वो भी काफ़ी कम होती है। एक्नी, तेजाबियत, विटामिन B5 जैसे बेऔलादी का मसला, उन सब में कहते हैं बनाना बहुत अच्छा होता है। और आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन याद रखिएगा, बनाना कच्चा खाना है, जितना कच्चा खाएंगे इतना अच्छा है, जितना पकने की तरफ जाएगा तो फिर शुगर वाले नहीं खा सकते, शुगर पेशेंट नहीं खा सकते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पुराना नुस्खा, बहुत ही पुराना नुस्खा, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ओकरा वाटर। यानी ओकरा वाटर किसे कहते हैं? आप जाएंगे तो ओकरा वाटर के बड़े अंग्रेज़ बोल रहे होते तो बोलते पता नहीं क्या है, भाई भिंडी का पानी है। ठीक है, तो ये भिंडी का पानी जो इसका लेस होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, और आपके GIT ट्रैक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप 4 से 5 भिंडी को अच्छी तरह धो के साफ करके आप रात को भिगो के ढक दिया करें गर्म पानी में, ताकि इसका लेस निकल आए। तो सुबह आप ये पी लिया करें, और आप फिर प्रैक्टिस करें। कुछ और लोग भिंडी खानी है, भिंडी निकाल के साइड पे रख दें? भिंडी पका ले, फेंक दे, लेकिन असल में इसका जो पानी पीना है, ठीक ओकरा है। वाटर है वो आपके लिए अच्छा ठीक है। है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे थे, जैसे बर्ब्स ऐसे हो रहे थे कि आप दबाओ तो ऐसा बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जिनसिंग टी पीना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े। और बाकी आप कुछ भी करना है आप कर लें, लेकिन जिनसिंग टी ज़रूर पिए, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, आपके घर का जो किचन डॉक्टर है वो है पुदीना। वक्ती ही सही, आपको आराम बहुत आएगा। आपने क्या करना, 25-30 पुदीने के पत्ते बड़ी इलायची के बीज के साथ चबा के वॉक करना स्टार्ट कर दें, बर्ब्स आएंगे तो आपकी तबीयत कदरे बेहतर हो जाएगी। और एक मैं बनाती हूँ बगैर आग की खीर, मैं उसको नाम मैंने रखा है कि देखिए खीर हमेशा पकाई जाती है मगर ये पकती नहीं है, लेकिन इसका जायका खीर की तरह होता है। इसमें 4 चीज़ें होती है, मैं बता देती हूँ। साबुत इसबगोल, तुख्मे बालंगा, गोंद कतीरा और मिस्री, चारों चीज़ें हम वज़न। अच्छा, कभी भी मैंने हमेशा कहा है कि ये वाले जो बीज होते हैं ना, जो लेस वाले बीज होते हैं, इनको कभी भी नहीं ग्राइंड करना चाहिए। ओके। तुख्मे बालंगा भी ग्राइंड नहीं होगा और साबुत इसबगोल जो है ये भी ग्राइंड नहीं होगा। ये 2 गोंद कतीरा और मिस्री ऑप्शनल है। ठीक है, अगर कोई ये कहता है ना कि मिस्री शुगर इस्तेमाल नहीं करते तो हम मिस्री इस्तेमाल कर ले, तो वो शुगर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कदरे कम। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को पीस लीजिए। और ये 2 जो सीड्स हैं यहाँ पे भीगे हुए, तो इनको ना पीस, इन दोनों को ना जी, नहीं पीसिए। पीसेंगे फिर इसमें से आप 1 चम्मच लेके उस पे आप दूध डाल दीजिए। सही। तो ये रात को डाल के रखिए, ये खीर बन जाएगी। आधा खीर रात को सोने से पहले खाइए, आधी खीर सुबह खा लीजिए। तो वो मजे आपकी की भी मीठे है। की जो क्रेविंग है, जिसमें आपको था हमने कोई डिजर्ट खानी, वो भी पूरी हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, हुमा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मज़े आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। हुमा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरी बेटी है 10 साल की। जी जी। अक्सर बेशतर मैं ये देखती हूँ कि जब मैं उसको सुबह स्कूल के लिए उठाती हूँ तो उसका एक ही कंप्लेन होती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो एक आध दफा वॉशरूम जाती हैं, इसी चक्कर में वो नाश्ता भी सही नहीं करती, हालांकि मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चे नाश्ता करके जाएं। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर में वो बेहतर हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा, मेरे अब्बू की एज है 83 के करीब ना, तो खुराक उनकी बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ये है कि वो अक्सर एक कंप्लेन करते हैं कि मेरे पेट में गैसेस बनती हैं। तो इसका क्या रीजन है? अच्छा, डॉक्टर साहब आप कुछ उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं उनके वालिद के हवाले से, और ताकि आपको आइडिया हो सके? नहीं, जो उन्होंने अभी जो इन्फॉर्मेशन ठीक है। अभी दी है उसके जी, जी। बेसिस पे कुछ जो चीज़ें जहन में आती हैं, ये कि ऑफ कोर्स 83 में माशाल्लाह हैं वो। सो एज के साथ हम सब के निज़ाम हाजमा जो है वो कमज़ोर तो होता है, इट्स पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। गैस का होना, वैसे मरीज़ हमसे ये कहते तो हैं कि गैस हो रही है, मगर साइंटिफिकली उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, फ्रॉम इनडाइजेशन टू ईटिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ फूड टू फूड एलर्जीज। इतने रीजंस होते हैं गैस के कि सिर्फ मरीज़ का ये कह देना कि गैस हो रही है से डायग्नोसिस नहीं बनती। आई थिंक एक बाकायदा हिस्ट्री लेनी होगी जिसके ज़रिए ये मालूम करना होगा कि
क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई और मर्ज तो नहीं है जिससे वो सफ़र करते हैं, कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रहे। तो आई वुड थिंक इसका जो बेस्ट, अगर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दायमी तौर पे चलती आ रही है आपके वालिद के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बेस्ट ये है कि प्रोबेबली एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक दफ़ा मिल लें, वो मुआयना करेंगे, एक बाकायदा हिस्ट्री लेंगे और फिर जो बेहतर हो सकेगा वो आप मशवरा। और डॉक्टर साहब, मुझे उनकी 10 साल की बेटी है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को जो स्ट्रेस होता है वो भी उनके स्टमक पे एकदम से आता है। हम अक्सर जब बच्चे आपको कह रहे थे ना कि मेरे पेट में दर्द होता है, वो बहाना नहीं बना रहे थे, उनको कोई चीज़ बॉदर कर रही होती है, वो जो स्ट्रेस है वो उनके पे स्टमक पे आ रहा होता है। वेरी ट्रू। और ये भी हो सकता है कि ऐसा हो, मगर और इसी को वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS कहते हैं, जब हम थोड़ी देर बात कर रहे थे। बट आई वुड थिंक, और फिजिशियंस में ये रूल है कि आप IBS के डायग्नोसिस से पहले मेक श्योर कि आप अज्यूम ना करें कि ये सब कुछ स्ट्रेस ही है बच्चे को। अजम्पशंस में फिर ये डर होता है कि आप डिजीजेस मिस करेंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई पीडियाट्रिशियन उनका मुआयना ज़रूर कर ले बच्ची का। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बुनियादी छोटी मोटी, जिनके जरिए ये मालूम किया जा सकता है कि कोई बीमारी तो नहीं है बच्ची को जो कि हम गलत अज्यूम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाती है, जैसे उठाते तो कहती है पेट में दर्द है, फिर कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाती है। प्रॉबेबली स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, बट इट वुड बी बेटर कि बाकायदा हिस्ट्री लेके बच्चे का मुआयना हो जाए और फिर एक फैसला। सोचें, इसका मतलब कोर्स हर चीज़ हमारी सबसे पहले जो अटैक करी होती है वो हमारे गट पे करी होती है, कि अगर आपको स्ट्रेस भी है बच्चों को तो वो मैदे में आपके बच्चे की जो है ना वो तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी अच्छा, एक और चीज़ कि अक्सर बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। जी। वो ग्लूटेन एलर्जी भी डायग्नोज ना हो तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए टेस्ट लाजमी है। अच्छा, इस बच्चे के लिए वैसे आप टेस्ट कराएं, लेकिन उसको सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी अदरक के साथ, जैसे पुराने ज़मानों में हर खाने के बाद दिया जाता था, वो दें। और खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत डालें, इसे 40 कदम लाजमी चलें। अच्छा, ये वैसे मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये जो आपने वॉक करनी है, कुछ लोग खाना खाते वॉक पे निकल जाते हैं, तो जंग पे नहीं जा रहे, आपने वॉक करनी है, कितना टाइम लेना चाहिए डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी हेल्थ को भी लेके बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो उन रेड फ्लैग्स को देखना, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो आपकी हेल्थ हो, रेड फ्लैग्स को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से रेड फ्लैग के हवाले से बात करूं कि डायग्नोसिस में भी और इससे पहले भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जिनको हम तवातुर से इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। मैं ज़रा गालिब आपसे जानना चाहूँगी, जो हमें कॉल आई थी और वो कहती हैं कि बच्ची को जैसे 10 साल की, हाँ बच्ची छोटी है, तो हिकमत में हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने आजकल देखा है ना, बच्चों में सुबह कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, स्टूल पास करना होता है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है, सामने वैन वाला खड़ा हुआ है, अम्मा लगी हुई है नाश्ता कर लो। बच्चों की आदत बनाएं कि स्टूल रात को पास कर लें, थोड़ा सा टाइम दे दें अपने आप को ताकि स्टूल पास हो जाए। सुबह के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से गट हेल्थ भी ख़राब हो रही होती है और ओवरऑल पेट के अमराज, ब्लोटिंग और भूख ना लगना, पेट में दर्द की कैफियत, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ बाप से बेसिकली, कि बच्चों को आदत बनाएं कि रात को स्टूल पास कर लें, एक रूटीन उनका इस तरह बनाएं ताकि सुबह वो जो एक कॉम्प्लिकेशंस में बच्चे रहते हैं ना, मेंटल भी और फिजिकल भी, वो ना। अभी भी रूटीन सेट करना माँ बाप के लिए सोचती। जी एडिशन मैं आपका करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना रूटीन सेट करें, इसमें फाइबर इंटेक और पानी का इंटेक बहुत मैटर करता है। बच्चे खेल कूद में ना पानी का ख्याल ही नहीं रखते, तो पानी का इंटेक ज़रूर बच्चों के अंदर एक तो अच्छा करें। दूसरा हमने कहा कि फाइबर का इंटेक जो कि फ्रूट से, आटे से, ये मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसे फाइबर का इंटेक, जब फाइबर का इंटेक अच्छा होगा ना तो खुद ब खुद जो हम इसको बाउल हैबिट्स कहते हैं तो वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। मतलब और दूसरा ये कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, उनको याद दिलाएं कि आपने वॉशरूम जाना है, वरना वो होल्ड कर लेते हैं, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो, तो फिर वो हैबिट डेवलप हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे, वंस द हैबिट इज डेवलप, फिर वो उसके उस पर चल रहे होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि छोटे बच्चों को भी लेके। अच्छा, आपने पानी के इंटेक की बात की, तो इसमें बच्चों को शरबत वगैरह भी दे सकते हैं? देखिए, शरबत बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन पानी की जो अपनी अपनी एक बात है ना, वो अलग है। हाँ। आप अगर हम जो चीज़ भी खाते हैं, पानी का तो कंटेंट उसके अंदर होता ही है, लेकिन जो पानी है वो उसकी एक अपनी अफादियत हाँ, है, उसका है ना? अब हम शरबत दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास शुगर भी जा रही है, उसमें वो भी जा रही है। हम कोशिश करें नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। ये शुरू से आदत अगर हम डेवलप कराएंगे ना, जैसे कुछ मैंने देखा है कि बॉटल्स के अंदर स्कूल में वो कोई भी शरबत या जूस वगैरह दे देते हैं, जाते रहते, फैंसी लगता तो
जो आपको एक पानी उस वक्त आपको एक सुकून और एक जो एक कहते हैं कि आपको एक रिप्लेसमेंट चीज़ों की देता है, वो एक शरबत तो वो नहीं दे सकता। उसमें एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स फौरी हाई होगा Okay. और फिर बच्चों के लिए वो नहीं होता, एकदम वो एनर्जेटिक होते हैं फिर दोबारा से वो डाउन हो जाते हैं। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका भी आपने ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो ड्यूरिंग द डायग्नोसिस सामने आते हैं, इनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए? जी, रेड फ्लैग्स उनको कहा जाता है जो कि कुछ बहुत सारी तो मैदे की अलामतें ऐसी भी होती हैं जो आप घर पे भी इलाज कर लेते हैं। पुदीने की बात की डॉक्टर साहबा ने, दूसरी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हों तो फिर उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। और उनमें से कुछ रेड फ्लैग्स ये होते हैं कि मुस्तकिल उल्टी का होना, यानी कि एक दिन दो दिन ही मुस्तकिल उल्टियों का होना, वज़न का कम होना, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब आप ना चाहते हुए वज़न कम कर रहे हैं, यानी कि डाइट नहीं हो रही, एक्सरसाइज नहीं हो रही, फिर भी वज़न का कम होना। स्टूल में ब्लड का आना, ब्लड इज़ नेवर नॉर्मल एंड शुड नेवर बी कंसिडर्ड नॉर्मल। ब्लैक स्टूल्स का होना, ब्लैक स्टूल्स बहुत दफ़ा आयरन या कुछ दवाइयाँ या कुछ खानों की वजह से भी आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ब्लैक स्टूल्स इंटरनल ब्लीडिंग भी शो करते हैं, अंदरूनी तौर पे आंतों में या मैदे में ब्लीडिंग हो रही हो। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से मिलें ताकि तशख़ीस हो और इलाज हो। ये तो डॉक्टर साहब जो भी आपने बताया, जो ये तो वो चीज़ें जो आप खुद जिसको एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ में डॉक्टर के पास जाके फ़ौरन अपने आप को चेकअप कराना चाहिए, वो भी ज़रा बताएं, क्योंकि आजकल तो ये वायरल बीमारी में बहुत ज़्यादा फैली हैं। जी, तो वायरल बीमारियों में फॉर एग्जांपल वायरसेस आम तौर पे डिजीज़ेस ऐसी हैं जो कि 2 से 3 दिन में खुद ही ठीक हो जाती हैं। हल्का फुल्का बुखार हुआ, उल्टी हुई, मोशंस हुए, लेकिन ठीक हो गए। लेकिन जहाँ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है वो ये है कि इतनी उल्टियाँ हो रहा हो कि बच्चा या मरीज़ कुछ खा ही ना सके, डिहाइड्रेशन शुरू हो रहा हो, बहुत कमज़ोरी, नकाहत, ड्राउजीनेस हो रही हो, मुस्तकिल बुखार हो रहा हो, इतना बुखार के उतर ही ना रहा हो, या इतना डायरिया हो रहा हो, जिस्म से पानी का अखराज इतना हो कि ब्लड प्रेशर कम हो या ड्राउजी हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप घर पे नोट करें जो कि आपको ठीक नहीं लग रही, तो फिर बजाय इसके कि थोड़ा सा वक्त और दे देते हैं, देख लेते हैं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। बेहतर यह है कि करीबी किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाके एवेल्युएट करवा लें और ट्रीटमेंट ले लें। क्योंकि डॉक्टर साहब अब तो होता है कि ब्लड प्रेशर भी अगर एकदम बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो वो भी जानलेवा साबित हो जाता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबाहत है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सबाहत जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं बात करना चाहूँगी तो डॉक्टर विकीस से मैं चाह रही हूँ कि वो कुछ मुझे हर्बल या डाइट के साथ कुछ बता दें, लेकिन जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे वो भी अगर अपनी डाइट बता देंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल। मेरा बेटा है 10 साल की एज है उसकी, मतलब 11 ईयर्स का ऑलमोस्ट होने वाला है। तो पिछले 3-4 साल से उसके बाद पहले इशू हुआ था, ये काफी टाइम लगाया करता था, जैसे वॉशरूम अगर जाता था तो इसको मैंने जाहिर है हम लोगों को कंसर्न हुए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका फिर हमने इसको पेट में दर्द की भी शिकायत थी, प्लस ये कि इसको स्टूल जो ये करता था उसमें वाइट का ना जेली टाइप का लिक्विड एक आया करता था स्टूल में थोड़ा सा, तो अक्सर उस वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम इसको हुआ करती थी, वॉशरूम में सही से स्टूल नहीं पास होता था। तो फिर हमने चेकअप करवाया, डॉक्टर को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट पे ले गए थे हम लोग, तो टेस्ट वगैरह दिए उन्होंने, ब्लड टेस्ट भी हुए इसके, और उन्होंने बहरहाल वो ये कहा कि ये कोई बड़ी आंत में कोई लिक्विड होता है जिसकी मदद से स्टूल जो है पास होता है, तो ये बच्चे का वो डिस्चार्ज हो रहा है स्टूल के साथ। का मेडिसिन और कुछ वो हुआ, उसके बाद बेहतर हो गया ये। अब फिर तकरीबन 1.5 साल हो रहा है कि ये फिर से कंप्लेन करता है, अक्सर पेट दर्द की शिकायत करता है, और वैसे माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, सब नहीं ठीक है, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है वेट भी इसका लूज हुआ है, कमजोर हुआ है, प्लस ये पेट दर्द की शिकायत करता है और अक्सर एकदम से इसको वॉमिट हो जाती है, जो खाया पिया होता है सब ये निकाल देता है, और फिर एकदम से जैसे एपेटाइट इसका लूज होने लगता है, ये इसको खाने का वक्त होगा लेकिन ये कह रहा है नहीं मुझे भूख ही नहीं है, मैं तो खाना नहीं खा सकता, बिल्कुल भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। तो ये मैं थोड़ा इस वजह से काफी कंसर्न हूं। एंड हाउ ओल्ड इज योर सन? आपका बेटे की उम्र क्या है? अभी ये 11 साल का होने वाला है। ओके। और पिछले 1-1.5 साल में ना वीक हो गया है जरा, एकदम से वजन इसने मुझे लग रहा है लूज किया है। तो पहले तो हम सोचते हैं कि अच्छा ग्रोइंग एज है, बच्चा लंबा हो रहा है तो शायद इस वजह से भी, बट अब ये पेट दर्द का जो इशू इसका हो रहा है दोबारा से, और ये फिर मुझे लग रहा है इसको फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम में बहुत टाइम लगाने लगा है।
चलिए। तो ये मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा इस बारे में मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस, अगर मुझे कुछ डाइट के हवाले से भी गाइड कर सकें। डाइट का चले, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि लेकिन हम आपको अभी काफ़ी चीज़ें बनाई है, जैसे किमची भी बनाई है, अगर आप वो भी ऐड करें, बट मैं डॉक्टर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि डाइट के आपके जो डाइट बच्चे के डाइट प्लान बनेगा वो आपके बच्चे के टेस्ट होंगे, देन उन टेस्ट का जो नतीजा निकलेगा उसमें उसकी डेफिशिएंसीज को देख के भी पूरा डाइट प्लान बनेगा। इतना नॉर्मली हम डाइट प्लान भी टेलीविजन पे बैठ के नहीं बता सकते। मैं आप आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी वो लगे कि मदिया ने एकदम ही कह दिया, बट अब जब तक बच्चे की पूरे रिपोर्ट सामने नहीं आ सकती, उसको कोई भी डाइट देना इज नॉट सेफ फॉर योर ओन चाइल्ड, ठीक है। तो अब मुझे आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी। एक तो चीज़ मुझे ये है कि इसमें बच्चे का ना डेयरी जो हम दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इंटेक क्या होता है। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा दूध का इंटेक कर रहे थे, वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। जो उन्होंने वाइट डिस्चार्ज की बात की थी, म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं हमारे कुछ, ठीक है, तो वो लुब्रिकेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ताकि ईजिली स्टूल पास हो जाए, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज होना कभी कभी वो नॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मीन्स के ओवर सिक्रीशन हो रही है उसकी वो करने के हो गए। पानी की इंटेक अगेन मैंने कहा था कि पानी की इंटेक उसकी कैसी है, किस तरह बच्चा पानी लेता है, डाइट उसकी डाइट बहुत मैटर करती है कि वो कितना जंक फूड खा रहा है, किस तरह का फूड खा रहा है, किस टाइम पे ले रहा है, और मतलब ये सारी चीज़ें जो इसमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। आपने बात भी की डॉक्टर साहब, ये जो बता रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो थ्रोइंग अप, ये वॉमिट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इनको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और क्या मुमकिन है बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है सुन के कि ये दो अलग पार्ट्स ऑफ द गट की बात कर रही हैं। म्यूकस का आना लोअर ट्रैक की बात इंडिकेट करता है, लेकिन उल्टियों का आना मैदे या इंटेस्टाइन अपर पार्ट की बात करता है। तो आई डोंट थिंक वी कैन से कि ये दोनों चीज़ें एक ही वजह से हो रही हैं। और आप जैसे मैंने 10 मिनट पहले बताया कि एक अलार्म साइन तो है, वेट लॉस हो रहा है बच्चे का, एंड एट 10-11 ही स्टिल नॉट एट दैट एज वे यू कैन से कि ये ग्रोइंग की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री करता हूँ, और आपके साथ जो थोड़े पहले आपने कहा कि इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। कई चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, पॉसिबली सीलियक डिजीज़ एक मर्ज़ है, उसके अंदर ये हो सकता है। ऐसे केसेस में बाज़ औक़ात हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेट का के इंटेस्टाइन्स या जो मेजर ऑर्गन्स है, लिवर है, पैनक्रियास है, उनको देखने के लिए। सो माई सजेशन हेयर टू द मदर वुड बी कि अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा, showing to the current doctor, perhaps take a second opinion या go back to the doctor, अपने जो problems हैं उनका इजहार दोबारा करें, explain करें। The child needs a good examination, of course, और उसके बाद कुछ relevant investigations होंगे, पहले diagnosis होगी और फिर treatment होगी। और diagnosis का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मुझे बताइए आजकल ये हम तो कहते थे कि जब छोटे होते थे लकड़ हजम पत्थर हजम, लेकिन ये आजकल के बच्चे अपनी डाइट में सना ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इन बच्चों को, हम क्योंकि ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इतनी डिफरेंट किस्म की डिजीज छोटे बच्चों को लग रही हैं, व्हाई? अच्छा देखिए, वही बात है जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा कि अंडरलाइंग सीलियक भी हो रहा होता है बच्चों को, हमें पता ही नहीं होता। और ये भी एक रीज़न है जो मैंने बहुत देखा है कि इनटेक ऑफ जंक फूड्स। आप देखिए कि इजी टू वे है कि भाई आपने कॉल किया, बुला लिया, राइडर आ गया, खाना देके चला गया, घर में भिंडी पकी नहीं खानी, रोटी पकी नहीं खानी। तो ये जो ईटिंग ऑफ यानी कंजम्पशन ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड हो गया है ना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये खा के अपना पेट भर लेते हैं, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी साथ साथ हो रही है, लेकिन लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ गुड बैक्टीरियाज, वो सब चीज़ें मिलजुल के ये प्रॉब्लम्स कर रही हैं कि इनको जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती है। और आजकल हम बहुत मिर्च मसाले वाले खाने खा रहे हैं, ये हॉट पॉट का कल्चर, ठीक है, ये हाँ, मतलब मैं हैरान होती हूँ, कोरियन नूडल्स जो बच्चे खा रहे हैं, मिर्चें आप कैसे बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन टीनेज गर्ल्स लड़कियाँ खा रहे हैं। और आप ये देखिए कि वो और उसके साथ सोडा भी ले रहे हैं। यस, और वो एक जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो आपकी सुशी होती है, अब वो आप भाई हम बचपन से नहीं खिला रहे अपने बच्चों को कच्ची मछली, तो आप कैसे मतलब फैशन में बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, और उससे भी ये भी मैंने स्टडी पढ़ी थी कि वर्म्स आ जाते हैं बॉडी। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़गालिब पे आप जरा किचन काउंटर की तरफ रुख कर लें और आप बताएं कि आप आज क्या बनाने जा रहे हैं। एक बात कहना चाह रही हूँ इस बच्चे के लिए, होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है जो इसके साथ हो रहा है। तो जो उन्होंने कहा ना कि उनको वाइट म्यूकस आता है, तो उसका होम्योपैथिक में मैंने भी काफ़ी पेशेंट को, ऐसे बच्चों को ट्रीट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के साथ किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी ज़रूर विजिट करें।
सही, ठीक क्योंकि है। मैं ऐसे ही उठा के नाम नहीं दे सकती होम्योपैथिक की दवा का। जी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि देखिए ये छोटे बच्चों की हेल्थ से मुतालिक का सवाल है, और मैं इतनी केयरलेस नहीं हो सकती कि मैं क्योंकि मुझे पता है मैं कोई बात कर देंगे तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बच्चे को एग्जैक्टली ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, वो फौरन कहेंगे वो कि दवा अच्छा जी देना अगर शुरू कर सबाहत के बच्चे को ये दिया, डाइट प्लान दिया है, तो ये हमारे बच्चे के लिए भी सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं माजरत एक बार फिर से कहती हूँ, आप ही के लिए शो है, लेकिन बगैर डायग्नोसिस के, बगैर एग्जामिनेशन के प्रॉपर मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकती, ठीक है। अच्छा जी, कॉलर सर हमारे साथ मौजूद भी है रेहाना। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। मदिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जी, सबको सलाम मेरा, जितने भी बैठे हैं। मेरा बेटा है 27 साल का ना, उसके दो मसले हैं। एक तो उसके चेहरे पे बहुत मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, फोरहेड पे, चिप पे अचानक, और फिर खत्म हो जाते हैं। बचपन में भी बहुत निकले थे, लेकिन अभी भी निकल रहे हैं। दूसरा है कि उसके सर में इतनी खुश्की है कि वो जब सुबह सो के उठता है तो पूरे बिस्तर पे, पिलो पे उसकी इतनी मतलब वो होती है खुश्की, और वो जो है ना, उसकी वजह से भी शायद ये पिंपल हो सकते हैं, या फिर ये कि कुछ मैदे के उसके साथ मसाइल हैं, जो भी। तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब डॉक्टर को दिखाओ, वो कोई ना कोई क्रीम ट्यूब लिख के दे देते हैं। मैं चाहती हूँ कोई इंटरनली कोई ऐसा जो है ना, मतलब वो हो, कोई मेडिसिन हो, कोई के लगाने के साथ वो खाए भी, और ताकि चीजें जो जी वो अंदर से नहीं। माशाल्लाह 27 साल का हो गया, लेकिन वो पिंपल्स नहीं खत्म हो रहे, और बचपन में तो इतने निकले थे कि उसके पूरे चेहरे पे गड्ढे ही गड्ढे हैं ना, और वो मोटे मोटे दाने फोरहेड पे, इधर उधर। वो इतना परेशान बेचारा, एक तो खुश्की से बहुत परेशान, और ऊपर ये पिंपल्स। इन दोनों चीजों ने उसको बहुत परेशान करके रखा है। तो प्लीज आप जरा मेरे इन दोनों मसलों का हल मेरा जरूर बताइए। चले रेहाना जी, आप हमारा शो देखते हैं, और आप ही के मसले से का जो मसला है वो मैं सवाल पूछती हूँ गालिब से। गालिब, क्या आपको लग रहा है कि ऑफ कोर्स 27 साल के हैं, इनकी जॉब्स भी होगी, ऑफ कोर्स इनका अगर रिश्ता भी हो रहा होगा तो वो और डबल टेंशन इंसान की। ये चेहरा ही तो हमारी शनाख्त है कि हम कहीं जाते सबसे पहले लोग हमें हमारे चेहरे से ही पहचानते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि इसमें जिगर भी इन्वॉल्व हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, खुश्की का एलिमेंट आ रहा है तो वो गट हेल्थ को भी कर सकता है, बट इसके साथ साथ जो है वो कोई स्किन इशू भी हो सकता है। तो प्रॉपर तौर पर डायग्नोसिस अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना पुराना इशू है कि वो कह रही है कि जब जवान थे तब से तकरीबन जो है वो मिडिल एज से ही, टीन एज से ही उनके दाने हैं और गड्ढे पड़ गए हैं। तो बेहतर है कि एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो कोई दवा दी जाए, क्योंकि कुछ लगाने की दवा उसको सप्रेस तो कर देती हैं, लेकिन हम ट्रीट नहीं कर पाते, जो वो थोड़े दिन के लिए सप्रेस हो जाती हैं और फिर निकल आती हैं। तो बेहतर है कि प्रॉपर तौर पर इन्वेस्टिगेशन के साथ। और मेरे ख्याल से ऐसे जो एक्नी वायरस का बहुत से इलाज होता है तो ये तो महीनों चलता है, ये ऐसा नहीं कि 1-2 महीने, बल्कि पूरे 6 मंथ्स फॉर एसिड कम से कम तो लगते हैं। डिपेंडिंग कि आपने डायग्नोसिस क्या बनाई है और आपने डायग्नोसिस जो की है पेशेंट की वो ठीक है या नहीं। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम पिंपल्स का सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से या किसी से भी XYZ, बट इवन कुछ रेमेडीज से भी, बट वो एग्रीवेट हो रही होती है क्योंकि वो इशू कुछ और होता है इंटरनल। हम सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि दब तो जाता है फॉर टाइमिंग, बट वो दोबारा निकल भी आता है और दोबारा ज्यादा शिद्दत से निकल आता है। बिल्कुल जी, वो और ऐसा रिटेलिएट करता है, वो रिटेलिएट कर रहा होता है। अच्छा, हम बात करें, मुझे बताइएगा, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँ, ये हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिपेशन के वाले से बात भी हुई थी तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती थी कि हमारे यहाँ सीन ये, मैं अक्सर मर्दों से आप पूछें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आपने खुराक अच्छी नहीं करे, आप कह रहे हैं हम सिगरेट पी लेते हैं तो सिगरेट हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। ये बहुत सारे जो लोग हैं ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ये करते हैं। तो एक बुरी चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए एक और खौफनाक चीज को, मतलब मैदे को बचाने के लिए अपने फेफड़े आप साड़ रहे हैं, क्या करें ये बताएं। हम बहुत अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह, वो तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो सारी दिमाग से होती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो जुमले आते हैं ना, ये सारी चीज़ होती है दिमाग की। आपने जिस चीज़ पे अपने आप को ट्रेन किया है वो उस तरह बॉडी रिएक्ट कर रही है। कुछ चीज़ों का शायद डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम उस पर इतना इन्हिसार करते हैं कि नहीं ये कर लिया तब तो हम ठीक हो जाएंगे, ये वाला इशू इसी चीज़ से ठीक होगा। ये हमने खुद बिल्ट इन किया हुआ होता है, दिमाग को हमने मैसेजेस ही ऐसे दिए हुए होते हैं कि हमने अगर ये शरबत पिया तो ये हो जाएगा और ये शरबत नहीं पिया तो ये हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग को क्या फीड किया। और कॉन्स्टिपेशन यकीनन एक मर्ज है, जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन कभी कभी 2 दिन तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की हमारी खुराक है और ख़ासकर हमारी खुराक में बढ़ती हुई लाल मिर्च, ये बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे इंटेस्टीन के लिए भी नुकसान दे रहा है, कॉलन को भी नुकसान दे रहा है, और हम जो बढ़ते जा रहे हैं कॉलन कैंसर और रेक्टल इश्यूज़ की
प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें पाइल्स भी है, जिसमें फिशर भी आ जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन को अपनी रिलीज रखना है। और दवाइयों पे जाने से पहले अपनी डाइट में देखें कि आपके फ्रूट्स इंटेक कितना है, फाइबर इंटेक कितना है। हमारे यहाँ जिस तरह अभी बात भी हो रही थी, हमने आदत बना ली है मैदे की चीज़ें खाने की और फाइन आटे खाने की। हम फाइबर वाले, जिसको हम बात कर रहे थे, जैसे लाल रोटी या पत्थरी की रोटी बेसिकली कहा जाता था, लाल आटे की रोटी पंजाब में आज भी मिलती है, वो बेहतरीन दवा का काम करती है। आपको फाइबर इंटेक उसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। और सबसे बुरी चीज़ जो हम आजकल कर रहे हैं, पानी का इंटेक हमारा बहुत कम हो गया है, जो हमारे किडनीज को भी डैमेज कर रहा है, गट हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। फाइबर इंटेक उससे प्रॉपर नहीं होता, आंतों को प्रॉब्लम कर रहा है। बट इसके साथ साथ मैं अगर देखूँ तो पानी का इंटेक अगर कम हो तो आपके स्किन पे नज़र आता है, वो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। डिफरेंट किस्म के अमराज, सिर्फ एक ये जो बगैर टेस्ट और बगैर कलर का जो ये एक मशरूब है, ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। अच्छा, बात हम कर रहे थे आज गट हेल्थ की। गट हेल्थ में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको निज़ाम को भी बेहतर रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर रखती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को भी बेहतर रखती हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हम घर में ले सकते हैं वो है दही। ठीक है, दही 2 चाय के चमचे। और इसमें जो दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा, साय मुल्क में तो सुबह निहार मुँह घर से निकलते हुए वो अप्रिशिएट करते हैं, कल्चर है कि वो मीठी दही जो है वो आप जाते हुए चखते हुए जाते हैं। हाँ, वो दवा का काम करती है। शादियों में भी जब आते हैं तो हम लोग दही खिलाते हैं। ओह वाह, सकाफत का हिस्सा है बहुत सारे लोगों। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ 1 चाय का चमचा चिया सीड्स। चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करेंगे, गट हेल्थ को भी बेहतर करेंगे। फाइबर इंटेक इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। जो लोग वेट लॉस करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट रख लीजिए और इसको नाश्ते में भी लिया जा सकता है। इसमें कोई फ्लेवर ऐड किया जा सकता है, इसमें कोई फ्रूट ऐड किया जा सकता है, शेक बना के लिया जा सकता है। तो ये एक भरपूर आपकी गट हेल्थ के लिए एक दवा का काम करेगी। अच्छा, रेस्टोरेंट वाले इतने चालाक हो गए, उनको पता चल गया, वो ये करते हैं। वो कहती थी हम कौन सी वो चिया पुडिंग, वो और दूसरी में जो हैंकर्ड दही होती है ग्रीक योगर्ट के साथ, बाहर में भी आपको मिलते ग्रीक योगर्ट में चिया सीड्स भी डले होते हैं, फ्रूट्स भी डले होते हैं, क्रीम भी डली होती थी, महंगी महंगी मिल रही होती, लोग कहते हैं वाओ जबरदस्त हो रहा है हमारे साथ। बना सकते हैं आप घर में ग्रीक योगर्ट। सिर्फ ये वाली ही दही लें, उसको किसी मलमल के कपड़े में या किसी बारीक छन्नी में डाल के छोड़ दें, इसका पानी निकल जाए, उसको अच्छी तरह निचोड़ ले, वो ग्रीक योगर्ट तैयार होगी। बल्कि जो हमारे यहाँ जिस तरह का रिवाज है, गंदे पानी में दही बन जाती है कभी या कुछ XYZ, तो वो भी अगर आप ग्रीक योगर्ट बना के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ले तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उसमें जो उसकी फ़ायदे हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन नुकसान आप ज़ाया कर देंगे, निकल जाएंगे उसमें से। अच्छा, गट हेल्थ बनाने लगे गट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए हजम का निज़ाम बेहतर करेगा। और जिन लोगों को स्लाइटली मामूली सी कॉन्स्टिपेशन है या एक जुमला आता है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है लेकिन फरागत का एहसास नहीं है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है पेट में, उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। ये तो बड़ी डीप बात होगी है। जनाब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गट हेल्थ के वाले से आज हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमें भी नहीं मालूम था कि अगर आप गट हेल्थ को हेल्दी नहीं रखेंगे तो आपकी क्या क्या चीज़ें, आपके कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ तो आज से ख्याल कर लें कि जो मैं खाऊंगी ना, अच्छा इतना खाऊंगी कि इस मैदे को मैं ज़रा तकलीफ़ ना दूं। ये तकलीफ़ में आ गया ना, फिर इसने आपकी सारी ज़िंदगी तकलीफ दे कर देनी, ये बदला लेने पे आ जाएगा आपसे। और गालिब जो है वो इस वक्त ऐसी कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। ब्लोटिंग, हजम का निज़ाम ख़राब हो रहा हो, बदहज़मी की कैफियत हो रही हो, कुछ लोगों को गर्ड का इशू होता है, खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कर रहा होता है, उनके लिए माइनर कॉन्स्टिपेशन, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि वो सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास नहीं हो रहा होता, उनके लिए ये रेमेडी है। अच्छा, इससे पहले मैं छोटी सी एक अगर बात करूं, मसला ये है कि हम खाने को तवज्जो से नहीं खाते। वो एक जुमला है कि 32 दांतों का हक अदा करना चाहिए, एक तो चबाकर और कंसंट्रेशन। और जिनके 32 दांत ना हो वो क्या करें? जितने भी दांत हैं उनका हक अदा करते हैं। बट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कंसंट्रेशन से नहीं खाया जाता। टीवी सामने लगा हुआ है, किसी से गुफ्तगू हो रही है या मेंटली हम कहीं और बिजी हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई काम, जिसकी वजह से भी बहुत सारे मामला जो हैं मैदे के अमराज के पैदा होते हैं। तो बेसिकली बेहतर है कि अगर आप प्रॉपर तौर पे एक खाने को 10 मिनट लगता है मैक्सिमम, आप उसको तवज्जो से अगर खाएं तो आपके बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद नहीं होंगी। पहली बात है कि क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता फिर भी ये बीमारियां हो गई हैं या कोई इशू हो गया है तो फिर आपने 1.5 गिलास तकरीबन पानी लेना है। मैंने इसमें 1 गिलास लिया, आप इसको 1.5 गिलास कर लीजिएगा। इसमें पुदीने की पत्तियां तकरीबन 10 से 15, सौंफ तकरीबन 1 चाय का चमचा,
अदरक का तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा, तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक का टुकड़ा है, ये डाला मैंने। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सना मक्की के पत्ते डलेंगे, वरना नहीं डलेंगे। और जिन लोगों को डायरिया रहता है या IBS के इश्यूज़ हैं, उसमें सना मक्की यूज़ नहीं होगी। इसमें सिर्फ इसके पत्ते लेने ज़रूरी हैं। इसमें इस तरह की डंडियाँ भी आती हैं, लेकिन अगर आप डंडी डालेंगे तो ये पेट में मरोड़ पैदा करेगी। तो बेहतर है कि आप छाँट के जहाँ से भी लेकर आते हैं, लेकिन उसमें सफाई करके सिर्फ पत्तों का तकरीबन 5 से 6 पत्ते इसमें ऐड कर दें। इस 1.5 गिलास पानी को इतना पकाएं कि पानी तकरीबन 3/4 मतलब पौना कप रह जाए। और इसको छान कर रात को सोते वक्त भी पिया जा सकता है। इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा अगर ऐड कर लेंगे तो ये बदहजमी को, गैस्ट्रिक प्रेशर को और थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ भी ले जाएगा इस पानी को। तो मीठा सोडा इसमें ऐड कर लें, ये एक बेहतरीन रेमेडी होगी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए भी, इसके साथ साथ निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए और गैस्ट्रिक प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। हमने अभी अचार की बात की। सकाफ़तों का बहुत सारा हिस्सा है जिसमें चटनियाँ, अचार पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है। जो मार्केट में अचार बिक रहे हैं या जो सिंथेटिक सिरके की वजह से हम अचार को ख़राब कर देते हैं, ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से अचार बेचारा बदनाम हो रहा है। ऑर्गेनिक सिरका लें, उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, कुछ लोग कुकम्बर यूज़ करते हैं। अरबिक पिकल पे चले जाऊँ तो वो चुकंदर डालते हैं, वो गाजर डालते हैं। इसको बना के घर में रखें। हर खाने के साथ एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी चीज़ का ले लें जो आपको पसंद है या जो आप खा सकते हैं। कुछ लोग सूखे लेमन, हैदराबादी जो लोग होते हैं वो सूखे अचार, नींबू का अचार यूज़ करते हैं। तो ये एक बेहतरीन रेमेडीज़ हैं आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए। छोटा सा टुकड़ा खाने के साथ ऐड करें, आपके मामलात हज़म के निज़ाम से रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, लोग छाछ बना के भी जो पीते हैं, बहुत अच्छी है। छाछ अच्छी है, दही में ले सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूध पानी बना के ले सकते हैं, वो भी बेहतर होता है। चटनियाँ जितनी किस्म की, आलू बुखारे की, इमली की, नॉर्मली घरों में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बन रही होती है, थोड़ा सा लेमन होता है, लहसुन होता है, वो हज़म के निज़ाम के लिए बेहतरीन है। ये जो हमारी सकाफ़त है ना, मैं हमेशा कहता हूँ वो बेहतरीन है और हम सकाफ़त से हट रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर पनप रही हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स होते हैं ना, जो बीज होता है, हम कभी भी आम के बीज को लगा के ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि उसमें जामन निकलेगा। अगर जामन निकलेगा या निकालने की कोशिश करूंगा तो वो दरख्त भी खराब होगा, फसल भी खराब होगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि हमें अच्छा टाइम मिले बात करने का। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गालिब आजी। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि जैसे हस्क का होता है ना, कि हर चीज़ में हम कहते हैं कि ना स्पागोल की बुस्सी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के पेशेंट के लिए मैं कहूँगी कि वो कभी भी चोकर की रोटी नहीं खाएं। जैसे वो जो रोटियां खाते हैं ना लाल आटे की, उसमें से हस्क निकाल दें, वो उनके लिए बेहतर नहीं है। साइंस ने जिस तरक्की की है तो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी की। जब वो हस्क खाते रहेंगे, कभी भी उनका बैक्टीरिया जो है ना उनकी जान नहीं छोड़ेगा, और वो जाके फिर कॉलन कैंसर में तब्दील हो जाता है। टमाटर का छिलका भी नहीं। और अपने जब आप गट की बात करते हैं तो अपनी किडनी को भी आपने डिटॉक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है उसको हम हमेशा लेते हैं कि मैदे की वजह से हो रही थी, मगर वो किडनी की वजह भी हो सकती है। तो आप अपने गट हेल्थ में अपनी किडनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सही, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि डॉक्टर इस्मा, आजकल वायरल बीमारियां, ऑफ कोर्स मानसून का सीज़न है तो वायरल बीमारी को दावत देते ही आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो क्या शिकायत करें जब आ रहे हैं? बिल्कुल मदिया, कि आजकल जैसे बारिशें भी हुई हैं, अभी मेरे पास जो मैंने देखा है अभी, एक तो एक डायरिया के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि जॉन्डिस, पीलिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, क्योंकि उसमें ये होता है कंटामिनेशन हो जाती है फूड की। आपने बाहर, जैसे हमने जिक्र किया था कि पकोड़े समोसे सब बारिशों में चल जाते हैं, उसको फिर ये कि हम जो घर में सब्जियां ला रहे हैं उसको प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे, घर में आपने उसको पकाया, फिर पानी जो आ रहा है वो हमारी देखें गटर की लाइन और वो हमारी जो पानी वाली लाइनें मिल जाती है, हम उसको उबाल के नहीं इस्तेमाल करें। तो ये सारी वजूहात हैं जो कि इन सारी चीज़ों का सबब बनती हैं। टाइफॉइड बहुत कॉमन है कि मतलब ये इस और अच्छा, डेंगू, क्योंकि बारिश का पानी है वो खड़ा होता है घर के अंदर। जैसे बारिश में स्पेशली हम गंदे पानी में तो डेंगू का मच्छर नहीं होता, लेकिन जैसे साफ पानी है, घर में कोई बाल्टी रखी हुई है, उसमें पानी भर गया, आपने उसको निकालना है ताकि उसमें वो मच्छर ग्रो उसी टाइम पे करता है, और वो उस मच्छर को जो इफेक्ट कर रहा होता है वो वायरस कर रहा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको ये सब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जिसमें इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें सफाई सुथराई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारे पास इसी तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें कॉमन में कंप्लेंट्स मिल रही हैं। अल्लाह खैर, हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। समीना, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी बेटी है ना, वो 15 साल की है। उसको अक्सर जो है वो मुंह में दाने निकल आते हैं ना, मुंह में छाले निकल आते हैं, और कुछ भी खाती है तो
अक्सर ये इसका मसला रहता है, और अब जो है वो उसको 10-20 दिन से ये मैदे में जलन हो रही है। मैदे में जलन हो रही है, ठीक है। हाँ, वो कहती है गले में इस तरह गरम गरम जलन होती है, कुछ चीज भी खाती हूँ ना। सही, चले मैं डॉक्टर फैसल से पूछ रही थी। जी डॉक्टर फैसल जी, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बताई है उसकी बेसिस पे 3-4 चीज़ें जहन में आ रही हैं। मुंह में छालों की बहुत सारी वजूहत होती हैं, फ्रॉम सिंपल थिंग्स लाइक विटामिन की कमियां, फोलिक एसिड हो गए, विटामिन B12 का जिक्र किया, मगर क्योंकि अब ये मैदे की शिकायत भी बता रही हैं तो पॉसिबली एसिडिटी रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस जिसको कहते हैं हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, विच मीन्स कि पेट का जो तेजाब होता है वो खुराक की नाली के जरिए मुंह के अंदर आता है, फिर एसिड वही करता है जो उसका काम है, वो जलाता है। डॉक्टर साहब आजकल ये मैं लोगों को देखी, लोग ये जो राइस वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ा दिया है, ये कितना खौफनाक है हमारे लिए वैसे? जी बिल्कुल, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन, ये दवाइयाँ हैं तो जी, बहुत जी, जी, अच्छी जी। और इफेक्टिव हैं, एसिडिटी सप्रेस हो जाती है और अलामतें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन बहुत अहम है कि इसके शॉर्ट कोर्सेज किए जाएं, उतने वक्त के लिए दी जाए जितने वक्त के लिए डॉक्टर कह रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग ये गलतियां कर लेते हैं कि क्योंकि उससे अफाका होता है इसलिए उसको चलाते रहते हैं। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस विद टाइम इज कि विटामिन D की डिफिशिएंसीज, B12 की, किडनी डिजीज, ये सारी चीज़ें इन दवाइयों के साथ एसोसिएटेड हैं। तो शॉर्ट टर्म यूज़, लिमिटेड यूज़ डॉक्टर के कहने के साथ। मुझे सना ये बताइए, जो हम अपने लिए इतनी मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, क्या ये मल्टीविटामिन्स किसी फ्रूट का, सब्जी का, अगर हम खाने में वो चीज़ नहीं खा रहे, क्या उसका सप्लीमेंट हो सकती है? नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टीविटामिन्स जो हैं वो हमारे पास क्योंकि सिंथेटिक हैं सारी, तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है इसकी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी कितना उसको यूज़ कर रही है। सो बेस्ट ये है कि आप अपनी मेक श्योर करें कि पूरे दिन में एटलीस्ट 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट कर लें, 2 सर्विंग कच्ची सब्जियां खा लें, कोकोनट वाटर कभी कभी ले लिया करें, सही है ना। इस तरह की चीज़ें जब यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती उसकी, नो वे किसी भी सूरत में। इवन जो हम जैसे आयरन वगैरह हम ले रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता बॉडी के अंदर, और मेजॉरिटी को तो ये नहीं पता कि आयरन के साथ कोई दूध, चाय वगैरह नहीं लेना चाहिए। जब भी आपका आयरन सप्लीमेंट लेने का इरादा हो तो 2 आवर्स का गैप होना चाहिए दूध या कैल्शियम वाली चीज़ों से, यानी विटामिन C के साथ उसको लेंगे तो उसकी कंप्लीट अच्छी एब्जॉर्प्शन हो। आजकल लोग मैग्नीशियम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करें, मुझे इसका ही बताएं। मैंने बहुत देखा है मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट, बेसिकली इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन और अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन फिर वही बात है कि जब आपके पास केला मौजूद है, आपके पास कैशू नट्स मौजूद हैं, आपके पास सीड्स मौजूद हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप जाके इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदें। आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल रखें, तो जब डेली देखिए नेचुरल जो फूड होगा वो जब रोज़ाना खाएंगे तो मदिया फ़ायदा करता है। हम चाहते हैं हमने 4 दिन खाया हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप उसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएं। और जिस तरह आज का एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट आई है, सर इसका भी बताएं, क्या ये सच में काम करती है? सो एंटी इन्फ्लेमेशन नई नई टर्मिनोलॉजी सामने आ गई ना कि जी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है। जी जी जी। देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है, बेसिकली ऐसी खुराक जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज है, मैदा है, जो जितने भी हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फ्रक्टोज फ्रूट्स होते हैं, ये बॉडी में कुछ टाइम के लिए बॉडी में पानी जमा करते हैं, विच कॉजेज इन्फ्लेमेशंस फॉर सम टाइम। आप सिंपल अपनी डाइट को फाइबर बढ़ा के रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिमूविंग द एक्सेस इन्फ्लेमेशन फ्रॉम योर बॉडी। यू आर गिविंग योर टाइम, आप अपनी बॉडी को वक्त दे रहे हैं फैट बर्न करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए, तो इसलिए 14 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स जितना आपके लिए आसानी हो। आइडियली वही है कि जल्दी खाना खा लें रात का, ताकि आपका कम से कम एक अच्छा आपके पास विंडो आ जाए। अच्छा मैं क्विकली, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, सो मुझे एक एक चीज़ बता दीजिए जो अपनी डाइट में शामिल करना है और एक चीज़ जो डाइट से निकालनी। डॉक्टर साहब आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। तली हुई चीज़ें और मिर्चें, आई वुड से कि इनको कम से कम रखें। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद कर दें, आई अंडरस्टैंड बाज़ औक़ात दिल चाहता है, लेकिन एज ए जनरल रूल डीप फ्राइड आइटम्स एंड स्पाइसी चीज़ों को लिमिट करें एज मच एज और मस्ट चीज़ क्या खानी है, मस्ट क्या करना है जिसको? योगर्ट। जी सना। एसिडिटी जिनको ज़्यादा हो रही है, अगेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले रिमूव करें एंड ऐड मोर फाइबर, कच्ची सब्जियां इन योर डाइट। मेरा यही है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाएं। अल्लाह ताला ने ज़रूर हिकमत रखी है, उसके अंदर कुछ होता है। और एक गट की बात हो रही थी मदिया, में ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हम जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमारे फ्लोरा को वो नुकसान पहुँचाता है। तो प्लीज़ गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। वायरल फीवर है, उसको
टाइम दें, सही हो जाएगा, वरना अपने मौलिद से ज़रूर रुजू करें, खुद से वो ना ये खाएं। सेल्फ मेडिकेशन पे हमें एक और शो करना पड़ेगा, बड़ा ज़रूरी है। जी गालिब। 3 बातें, क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, जैसे हमने कहा। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुराक के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा, भूखा रहना। इस पे अमल शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको 90% मैदे के अमराज की बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी, 100% आप बहुत सारी बीमारियों से भी सेफ हो जाएंगे। सही जी। देखिए, खाना खाएं ना, तब आप कुछ भी ना सोच रहे हो, आप सिर्फ खाने को हजम करने का सोचें और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं लें। अगर दाल चावल है उसके साथ अचार ले लें, दाल चावल आलू गोश्त ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ना खाएं। ये वक्ती आपको तो प्लेजर देगा, लेकिन आगे जाके जो बुफे सिस्टम है ये आपके मैदे को ख़राब करता है। ये बुफे सिस्टम पे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आप ये जो वाकई बुफे सिस्टम आया और मुझे जैसे बच्चा, मुझे याद है बचपन में मेरे बहन भाई को खाने पीने का शौक नहीं था। मैं तो आपको पता, आपकी बहन मुझे बहुत खाने का शौक था, तो मैं वो बच्ची होती जो पता था कि बुफे सिस्टम में जाएगी तो हलाल करेगी हमारे पैसे। तो मुझे बहुत शौक था खाने का, मैं फिर खाती थी, अलग बात है बीमार फिर बाद में हो जाती थी। लेकिन जो बुफे सिस्टम है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि ये कितना बड़ा नुकसानदेह चीज़ हमारे लिए साबित होती है, क्योंकि आप इतने डिफरेंट फूड्स खा रहे होते हैं, फूड की वैरायटी आपस में इनकी वो कहते हैं लड़ाई हो जाती है, आम जबान में अगर बात करूँ तो। क्विकली एंड ओवर ईटिंग इनकरेज होती है ना, व्हेन यू सी सो मच ऑफ फूड, और फिर ये जैसे आपने कहा एक फीलिंग होती है कि हलाल तो करना है, पैसे तो दे दिए, तो सो ओवर ईटिंग इनकरेज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ऑल ईटिंग टुगेदर, उसके बाद फिर तेजाबियत होती है, जलन होती है। सो यस, ओवर ईटिंग जहाँ भी होगी ये प्रॉब्लम जरूर होगी। मैं सिर्फ सब लोगों से कहूँगी वाकई बुफे सिस्टम से ना हमें निकल जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स बुफे सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में होगा कि भी हमने सब चीज़ें खानी, हमने पैसे तो दिए हैं, ऑफ कोर्स इतने मेहनत से हम लोग कमाते हैं। कम खाएं, या अगर ज़्यादा भी खाते हैं तो वो चीज़ खाएं जो कि आपको मुवाफिक साबित आती है, ठीक है अपना, और अच्छी नीयत के साथ खाएं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।